डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सार्थक एजुकेयर यूट्यूब चैनल। आज का इस क्लास में कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत का कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोलबर्ग का ये जो नैतिक विकास सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर C-TET पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर्स में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ध्यान से जान लेना है, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। वीडियो को ध्यान से पूरा अवश्य देखिएगा। और अगर आप चैनल सार्थक एजुकेयर पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोलबर्ग के बारे में जानेंगे। तो इनका पूर्ण नाम है लॉरेंस कोलबर्ग, जिनका जन्म इन द ईयर 1927 हुआ था। ठीक है, तो 1927 में इनका जन्म हुआ था और ये बड़े हुए ब्रोंक्सवाइल नामक स्थान में, जो कि न्यूयॉर्क में है। याद रखिएगा, लॉरेंस कोलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है और इनका मृत्यु हुआ 17 जनवरी 1987 में, जब इनका उम्र 59 साल था। कोलबर्ग प्रोफेसर बन गए थे एजुकेशन एंड सोशल साइकोलॉजी का हार्वर्ड में 1966 में। इसके बाद इन्होंने एक बुक पब्लिश किया, जिस बुक का नाम है मॉरल डेवलपमेंट, और ये किताब बहुत ही पॉपुलर है और इस किताब को दुनिया भर के शिक्षक पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, जो कि मॉरल रीजनिंग पर आधारित है। तो ये मॉरल रीजनिंग क्या है? सबसे पहले हम मॉरल रीजनिंग के बारे में जान लेते हैं। एक एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझेंगे। मान लो आप कहीं सफ़र करने गए, ठीक है, जैसे कि हमारे इधर का एक बहुत ही बड़ा शॉनबिल है। मान लो आप वहीं तैरने के लिए गए हो, वहीं शेर करने के लिए गए हो। आपके साथ आपका पत्नी है और आपका माँ है। आप लोगों ने क्या किया कि आप 3 लोग हैं, तो आपने एक छोटा नाव किराए पे लिया। आप जानते हो, वहाँ अगर आप घूमने के लिए जाओगे या फिर बोगीबिल है, दीपोरबिल है, इन सब इलाकों में जाओगे तो आपको इजीली बोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, शेर करना प्रारंभ किया। भाड़े में आपने जब किराए पे नाव ले लिया तो वो नाव वाले जो व्यक्ति है, इन्होंने नाव चलाना प्रारंभ किया और चलाते चलाते जब बीच में आप आकर के पहुंच गए, बिल का पूरा बीच वाले पोर्शन में, एरिया में जब आप पहुंचे, तब बहुत ही खतरनाक तरीके का बारिश आने का संभावना आपने देखा। लेकिन बिल में जब आप जाते हैं, जो वेटलैंड है, वेटलैंड इलाके में जब आप जाते हैं बीच में, और आंधी तूफान आने का जब संभावना होता है, तब बहुत ही रिस्क हो जाता है। ठीक है, तो मान लो कि इधर बारिश आने का भी संभावना है और इधर आपने जो किराए पे नाव लिया है, उस नाव भी बहुत ही छोटा था। आपने क्या किया, कम लोग हैं इसीलिए आप छोटा ही नाव भाड़े पे लिए। तो नाव डूबने वाला है, डूबने के कगार पर नाव जा रही है, पहुंच गई है। अब देखो, नाव में एक छेद भी हो जाता है इस बीच, और छेद में क्या हो रहा है, धीरे धीरे पानी घुसना प्रारंभ कर रहा है। अब अगर आपको इस बीच वाले इलाके से एक साइड में जाना है आंधी तूफान आने से पहले, तो आप तीनों में से कोई एक अगर व्यक्ति कूद जाता है और तैर करके पार करने का प्रयास करता है, ठीक है, तब आप लोग बच जाओगे। ये वाला स्थिति है। सपोज़ आप कल्पना कर सकते हो, ऐसा एक स्थिति जब क्रिएट हुआ, तब आप क्या करोगे? क्या आप खुद पानी में कूद जाओगे या फिर आप अपना पत्नी को धकेल के पानी में फेंक दोगे? क्योंकि पानी में उनको फेंक दोगे तो उनका हो सकता है देहांत हो जाए, लेकिन आप लोग बच जाओगे, क्योंकि पानी भी घुस रहा है। लेकिन पानी घुस करके जब तक नाव डूबेगा, इससे पहले आप किनारा पा लोगे। ठीक है, या फिर क्या आप अपना माताजी को धकेल के फेंक दोगे? तो ये जो दुविधा वाला स्थिति है, और अगर आप जो नाव चलाने वालों को फेंकने का प्रयास करते हो तो नाव कैसे आप पार लगाओगे? बड़ा ही समस्या है। तो कुछ इस प्रकार जो सिचुएशन है,
ये डे टू डे लाइफ में हमारे साथ बहुत बार घटित होता है। हम बहुत ही विवश हो जाते हैं इस प्रकार के सिचुएशन में कि हम क्या करें, हम करें तो क्या करें, जो भी हम करेंगे उसमें विपद है। ठीक है, ये वाला जो स्थिति मैंने आपके साथ शेयर किया, इस स्थिति में देखो वो व्यक्ति अगर खुद मरेगा तो खुद का जिंदगी बर्बाद, उसका सपना, आशा, आकांक्षा सब उसी के साथ समाप्त हो जाएगा। अगर ये अपना माँ को फेंक देता है तो ये महापाप होगा, इसके लिए बड़ा ही विपद में पड़ा है। अगर ये पत्नी को मार देता है तो ये भी एक बड़ा ही विपद वाला स्थिति है, ये वो भी नहीं कर सकता। तो कुछ इस प्रकार के सिचुएशन जब अपने जीवन में आता है तो यहाँ हम जो डिसीजन लेते हैं, ये कैसे हम डिसीजन लेते हैं, जब हम इस चीज़ को सुलझाने का प्रयास करते हैं, इसे ही कहते हैं मॉरल रीजनिंग। अब हम करें तो क्या करें, ठीक है। तो हमें आशा है मॉरल रीजनिंग क्या है आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम कोलवर्ग का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है हेंज डायलेमा। हेंज नामक व्यक्ति, उसके साथ कुछ इस प्रकार एक घटना इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। यह हाइपोथेटिकल प्रोजेक्शन है और इसी घटना पर आधारित इन्होंने अपना मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी विकसित किया है। ठीक है, तो मॉरल रीजनिंग और मॉरल डायलेमा जो होती है, या फिर डिलेमा आप बोल सकते हो, ये संकटजनक अवस्था में ये उत्पन्न होता है और उसमें हम एक सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम कुछ भी डिसीजन लेंगे तो हानि होना तय हो जाता है उस केस में। जो डायलेमा इन्होंने क्रिएट किया, तो इसको क्रिएट करके इसने अलग अलग लोगों के सामने पेश किया और अलग अलग उम्र के लोग इसका जो रेस्पॉन्स है, इसका जो जवाब है, इसका जो फीडबैक है, वो अलग अलग प्रकार से दिया और इसी पर इन्होंने अपना थ्योरी विकसित किया है। चलो अब आगे हम जानेंगे हेंज डायलेमा के बारे में। तो हेंज नामक एक व्यक्ति है और वो शादीशुदा है। क्या होता है, उसका पत्नी बहुत बीमार हो जाती है और मान लो कि कैंसर हो गया है उसका बीबी को। तो उसका पत्नी जी को कैंसर हो गया है और उस समय अभी का जैसा ये केमोथेरापी ये वो फलाना ढिमका नहीं था, आप जानते होंगे। तो ये हेंज के सामने एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही डायलेमा, उभय संकट जिसे हम बांग्ला में बोलते हैं, उत्पन्न होता है। क्योंकि इसको कहीं से खबर मिलता है कि इसके घर से बहुत दूर एक एल्केमिस्ट है। एल्केमिस्ट का मतलब होता है आजकल जैसा फार्मेसी, लेकिन फार्मेसी में जो मेडिसिन वाला है, जो दवाई वाला है, वो खुद अपना दवा बना करके बेचता है। लेकिन आजकल तो हम क्या करते हैं, जो फार्मासिस्ट हैं ये कहीं से ख़रीद करके लाते हैं, स्टॉक में अपना मेडिसिन को रखते हैं और फिर ये बेच देते हैं। लेकिन एल्केमिस्ट जो खुद बना करके, जैसे कि वैद्य हाकिम ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसको खबर मिला कि इसका पत्नी का जो बीमारी है, हालांकि ये अपना आसपास का जो भी वैद्य है, जो भी चिकित्सक है, ठीक है, उनसे बिल्कुल ट्रीटमेंट करवा दिया, लेकिन उसका पत्नी का जो बीमारी है ये सही नहीं हुआ। अब उसको खबर मिलता है कि उसके घर से बहुत दूर एक वैद्य रहता है और उसके पास इस बीमारी ठीक करने का 100% गारंटीड दवा है। लेकिन ताकि ये जो दवा है ये और किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के पास ही है, उस एल्केमिस्ट के पास ही है। इसीलिए वो क्या करता है, अपना मनमानी करता है और ज़्यादा दाम, ज़्यादा पैसा इसके लिए वसूल कर रहा है। अब उसके हाथ में था 8,000 रुपये, मानो वो 8,000 रुपये लेकर के वहाँ पहुँचता है वो एल्केमिस्ट के पास। जब उसके साथ वो अपना समस्या, अपना तकलीफ़ को शेयर करता है और उससे वो दवा मांगता है, तब वो एल्केमिस्ट क्या कहता है, देखो भाई मेरा ये जो दवा है ये बनाने में बड़ा ही मेहनत है, बड़ा ही मैंने परिश्रम करके ये वो मिला करके ये दवा डिज़ाइन किया है, बनाया है, और ये दवा अगर आप यूज़ करोगे तो आपका जो बीमार इंसान है उनका बीमार 100% सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा, इससे कम एक पैसा भी मैं नहीं लूँगा। तो वो आदमी क्या करता है, बड़ा ही बेचारा परेशान है। अपना सबसे पसंदीदा जो बहुत प्यार करता है वो अगर वैसे एक बीमार अवस्था में हो तो इंसान का दशा क्या हो सकता है। कोई आदमी का अगर माँ बाप, मतलब परिवार का कोई सदस्य का ऐसा होता है तो हम अक्सर कुछ इस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो अब वो व्यक्ति ने
यानी कि जो हेंज ने उस एल्केमिस्ट को बड़ा ही रिक्वेस्ट किया, देखो मैं तो बहुत दूर से आपके पास आया हूँ और मेरे पास केवल 8,000 रुपया है। आप एक काम करो, ये 8,000 रुपये अभी रखो और 8,000 रुपया का ही मुझे दवा दे दो। बाद में मैं आकर के आपको 2,000 रुपये दूंगा, फिर आप बाकी दवा मुझे दे देना। लेकिन फ़िलहाल आप मुझे ये दवा दो, नहीं तो मेरी पत्नी मर जाएगी। लेकिन फिर भी इतना रिक्वेस्ट करने के बाद, गिड़गिड़ाने के बाद वो आदमी यानी कि वो एल्केमिस्ट देता नहीं है अपना दवा। ठीक है, तो जब वो एल्केमिस्ट या फिर वो फार्मासिस्ट रिफ्यूज़ करता है दवा बेचने के लिए, तो वो क्या करता है ना, वो यहाँ से बाहर आ जाता है। लेकिन हेंज यहाँ से बिल्कुल अपना घर नहीं आता है। हेंज क्या करता है, वहाँ रह जाता है, उस एल्केमिस्ट का जो फार्मेसी है उसके आसपास कहीं रह जाता है और रात्रि होने का इंतज़ार करता है। ठीक है, और जब रात्रि होती है, जब ये एल्केमिस्ट अपना दुकान को, अपना फार्मेसी को बंद करके घर जाता है, तब ये धीरे धीरे वहाँ आता है और कहीं से कुछ जुगाड़ लगा करके दरवाज़ा खोल देता है, कुछ तामझाम लगा करके खोला होगा। ठीक है, और वहाँ से वो वाला मेडिसिन चुरा करके ले आता है। तो ये जो डायलेमा है, इसने चुराया, हालांकि इसको मालूम है ये दोषी करार दे दिया जाएगा जब इसको पकड़ लिया जाएगा कि इसने ये मेडिसिन, इसने ये दवा चुराया है। और ये दवा अगर वो चुरा करके अभी ले करके नहीं आएगा तो इधर इसका पत्नी मर सकती है। ये पूरा मुहुर्मुह अवस्था में है, यानी कि अब मरेगी तब मरेगी, इस हालत में है। तो आप ये जो सिचुएशन है, ये क्या है, ये एक डायलेमा है, ये करे तो क्या करें। ठीक है, तो ये जो डिसीशन है, ये जो कार्य हेंज ने किया, उसको लेकर के सवाल पूछा अलग अलग उम्र के लोगों से कोलबर्ग ने, और अलग अलग उम्र के लोगों ने इसका जवाब अपने हिसाब से अलग अलग अंदाज से दिया। ठीक है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी रिसर्च के आधार पर इन्होंने अपना नैतिकता यानी कि जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसको विकसित किया। ठीक है, चलो अब ये कोलबर्ग ने अपना जो थ्योरी डेवलप किया है मॉरल डेवलपमेंट का, ये थ्योरी पियाजे ने प्रारंभ किया था। याद रखिएगा, पियाजे ने हालांकि वो स्टेज वाला थ्योरी दिया है, उम्र पर आधारित इन्होंने थ्योरी दिया है। पियाजे का कहना है कि हम जो भी जानते हैं वो क्या है, जो हम एक एक करके जो चीज़ें सीखते जाते हैं वो सब स्कीमा है। ठीक है, जब हम अलग चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखते हैं और अपने अंदर समाहित कर लेते हैं तो वो एसिमिलेशन, एकोमोडेशन हो जाती हैं। ठीक है, और ये जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है ना, नैतिकता का विकास सिद्धांत, ये सबसे पहले पियाजे ने ही प्रारंभ किया था और कोलबर्ग ने पियाजे का थ्योरी को ही कंटिन्यू किया, क्योंकि पियाजे ने मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास सिद्धांत को छोड़ करके उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत दे दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे ये कोलबर्ग का थ्योरी में इन्होंने 3 लेवल दिया है। ये 3 लेवल क्या है? सबसे पहला जो लेवल है यह है प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी कि कोलबर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास होता है ये 3 पर्याय में होता है, 3 स्तरों में होता है, और इन्होंने 3 स्तरों का 2-2 करके सब डिवीजन भी दिया है। आगे हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहला वाला स्तर आपको याद रखना है, सबसे पहला वाला लेवल आपको याद रखना है, यह है प्री कन्वेंशनल लेवल। दूसरा लेवल है कन्वेंशनल लेवल, यहाँ कुछ इस प्रकार आप पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हो। तीसरा जो लेवल है इसे इन्होंने नाम दिया है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब आगे हम जानेंगे एक एक लेवल के बारे में विस्तार से। चलो, ये जो कोलबर्ग का जो लेवल है, ठीक है, ये एक एक लेवल में इन्होंने 2-2 स्टेजेस दिया है। इन स्टेजेस के बारे में हम आगे विस्तारित जानेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, उनका जो लेवल है ये प्री कन्वेंशनल लेवल जो है, इसका उम्र जो इन्होंने निर्धारित किया है ये जन्म से लेकर के 9 सालों तक इन्होंने रखा है। और यहाँ पहला स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दूसरा स्टेज है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट। ठीक है, इसके बाद कन्वेंशनल स्टेज को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, और ये कन्वेंशनल स्टेज का जो समय सीमा है ये मोस्ट एडोलसेंट्स एंड एडल्ट्स पर देखने को मिलता है। तो कन्वेंशनल स्टेज का 2 स्तर है, इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस और लॉ एंड ऑर्डर। और तीसरा जो लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, ये
10 to 15% ऑफ द 20s, यानी कि 20 साल से ये शुरू होता है। ठीक है, इसका जो ये पोस्ट कन्वेंशनल जो लेवल है, ये लेवल 10 से लेकर के 15% ये 20 साल के बाद प्रारंभ होता है। और ये जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है, यानी कि पहला स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा स्टेज है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। हालांकि यहाँ बॉक्स में हमने इनको लिखा है, लेकिन आगे हम बहुत डिटेल में इन स्टेज के बारे में जानेंगे। हमें आशा है अभी तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम जानेंगे लेवल 1। तो लेवल 1 का नाम क्या है, आपको सबसे पहले नाम को याद रखना है। लेवल 1 का नाम है प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, और इसका एज कितना होता है, ये पनिशमेंट ओरिएंटेड एज होता है। यहाँ शेयरिंग इज केयरिंग को ज़्यादा बल दिया जाता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो स्टेज 1 क्या है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। यहाँ क्या होता है अब आगे हम जानेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन वाला स्टेज है, ये है अर्लीस्ट स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ये कोलबर्ग का सबसे पहला मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का पर्याय है, स्तर है। ये हर एक बच्चों में, यंग चिल्ड्रन में पाया जाता है। और हर एक बच्चा क्या करता है, कुछ इस प्रकार यहाँ आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि हर एक बच्चा जो रूल्स, जो नियम है, जो कायदे कानून है, इनको फिक्स्ड और एब्सोल्यूट मानता है, और ये अंदर से जानता नहीं है उसके लिए क्या करना सही है, क्या करना गलत है। बाहर से जो बड़े लोग बच्चा को जो कहते हैं ये करना सही है, वो करना गलत है, यही बच्चा एब्सोल्यूट मान लेता है, यही फिक्स्ड बच्चा मान लेता है। क्योंकि इस समय का मॉरलिटी, इसीलिए इन्होंने कहा है ये एक्सटर्नल होता है, यानी कि बाहर के लोग और दूसरे लोग बच्चा का जो नैतिकता है, बच्चा का जो मॉरलिटी है, इसे गाइड करते हैं, इसे दिशा निर्देश करते हैं। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन सी रूल्स एज फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट। इस पर्याय में बच्चे जो कायदे कानून है, जो रूल्स है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है और यही एकमात्र है, एब्सोल्यूट है, ऐसा मानते हैं। ओबेइंग द रूल्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ मीन्स टू अवॉइड पनिशमेंट। और बच्चे समझते हैं कि नियमों को, जो नियम हमें दे दिया गया है पालन करने के लिए, उन नियमों को मानना ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि इन नियमों को अगर हम नहीं मानेंगे तो हमें पानिश किया जाएगा, हमें पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज पर हम बात करेंगे। दूसरा जो स्टेज है ये लेवल 1 का स्टेज है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेज का नाम है इंडिविजुअलिज्म, पर्पस एंड एक्सचेंज। इस पर्याय में क्या होता है, देखो, एट दिस स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट चिल्ड्रन अकाउंट फॉर इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड जज एक्शंस बेस्ड ऑन हाउ दे सर्व इंडिविजुअल नीड्स। तो इस पर्याय में क्या करते हैं, बच्चों का जो नैतिक विकास थोड़ा होना प्रारंभ हो जाता है, और इस पर्याय में बच्चे अपना खुद का स्वार्थ को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। खुद को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसी पर आधारित ये डिसीजन लेते हैं। In the Hinge dilemma, children argued that the best course of action was the choice that best served Hinge needs. तो बच्चों ने कहा कि हेंज ने जो कार्य किया है, चुरा करके मेडिसिन लाया, दवा लाया, और उसने अपना पत्नी का प्राण रक्षा किया। तो ये बिल्कुल सही किया, क्योंकि इस समय हेंज का यही चाहत, यही नीड, यही नेसेसिटी थी। Reciprocity is possible at this point in moral development, but only if it serves owns the interests. तो जो हमें करना चाहिए या नहीं चाहिए, जो करना हमें उचित नहीं, हम वो भी करेंगे अगर वो हमें अपना जो खुशी है, हमें अपना रुचि जो है, अपना जो इंटरेस्ट है, उसको अगर पूर्ति करेगा तो आप समझ सकते हो यहाँ सेल्फ सेंट्रिक थिंकिंग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे लेवल 2। लेवल 2 मतलब कॉन्वेंशनल लेवल के बारे में। तो कॉन्वेंशनल लेवल का बच्चे कुछ इस प्रकार सोचते हैं, यहाँ पिक्चर्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। आगे हम विस्तार से जानेंगे इस स्तर में क्या होता है। तो स्टेज 3 में क्या होता है, देखो, सबसे पहले तो ये स्टेज 3 का नाम आपको याद रखना है, कुछ इस प्रकार इसका नाम है म्यूचुअल इंटरपर्सनल एक्सपेक्टेशंस एंड रिलेशनशिप्स। यहाँ क्या होता है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इस स्टेज को कई बार गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन
कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेज में क्या करते हैं बच्चे दूसरों से ये आशा करते हैं कि लोग हमें अच्छा बोलेंगे, मैं अच्छा बालक हूँ, मैं अच्छा बालिका हूँ। ऐसा जब बोलेंगे तब उनको बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मज़ा आता है, और यही वो दूसरों से सुनना चाहते हैं। At this stage, children who are by now usually entering their teens see morality as more than simple deals. तो क्या करते हैं टीन एजर्स जो है, खास करके 11, 12, 13 से क्या होता है 19 तक टीनेजर कहा जाता है। और इस उम्र, ये जो समय सीमा है उसमें जब बच्चे प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं वो मोरालिटी को सिंपल डील से ज़्यादा तवज्जो दे करके देखना प्रारंभ कर देते हैं। Stage of moral development is focused on living up to social expectations and roles, especially of the family and community. यानी कि उस समय बच्चे ये सब कार्य करना पसंद करते हैं कि उनका परिवार उनसे क्या आशा करते हैं, उनका परिवार वाले क्या उनसे चाहते हैं, उनका माता पिता, नाना नानी ये क्या उनसे आशा करते हैं, उसको ये पूरा करने का प्रयास करते हैं। और इस जो उनका समाज है, जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी का भी एक्सपेक्टेशंस ये फुलफ़िल करना पसंद करते हैं। देयर इज़ एन एम्फेसिस ऑन कन्फॉर्मिटी, बीइंग नाइस एंड बिहेव इन गुड वेज। तो इस समय ये क्या करते हैं, ये जिस प्रकार सुंदर दिखना चाहते हैं बिल्कुल उसी प्रकार इस समय काल में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने आप को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने आप को कुछ इस प्रकार ये दिखाना चाहते हैं ताकि लोग उनको गुड बॉय गुड गर्ल बोले, उनको अच्छा बोले, नाइस बोले, ठीक है, उनका व्यवहार सबसे अच्छा है ये बोले, ये दूसरों से ये आशा करते हैं। Good behavior means having good motives and interpersonal feelings such as love, empathy, trust and concern for others. तो ये क्या करते हैं इस समय दूसरों से बहुत ही प्यार आशा करते हैं, एम्पैथी, उनका दुख में, उनका सुख में ये दूसरों के साथ शेयर करते हैं। और दूसरे जब इनको कुछ क्या करते हैं, सिंपैथी शो करते हैं, विश्वास शो करते हैं, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। यानी कि इस समय काल में बच्चे दूसरों से लव्स, एम्पैथी, ट्रस्ट ये सब आशा करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेज 4, क्योंकि अगर 3 लेवल को हम 2-2 करके अगर स्टेज देखेंगे तो कुल 6 स्टेजेस होगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है सोशल सिस्टम मोरालिटी। तो इसका नाम से आपको मालूम पड़ गया है कि यहाँ समाज का जो सिस्टम है, जो सोशल मोरालिटी है, इसी पर ज़्यादा बल दिया जाएगा। पीपल बिगिन टू कंसिडर सोसाइटी एज अ होल व्हेन मेकिंग जजमेंट। तो इस पर्याय में लोग क्या करते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और थोड़ा इस पर्याय में प्रवेश करने के बाद बच्चे क्या सोचते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, ये एंटायर सोशल सिस्टम पर आधारित होता है। यानी कि सोशल सिस्टम, सोशल कस्टम क्या है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन, ये सिद्धांत लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, इसके साथ साथ कानून को भी मद्देनज़र रखते हुए ये अपना एक्टिविटी, अपना कार्यकलाप करते हैं। जैसे कि फोकस ऑन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड ओबेइंग लॉज। ये क्या करते हैं, उस समय जो कानून है, कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था को प्रतिपालन करने का ये प्रयास करते हैं। हेंज मोटिव्स, हेंज का जो मोटिव्स है, उस समय लोग प्रवेश कर जाते हैं और उनके जीवन में भी हेंज जैसा घटना कभी कभार हो जाता है, लेकिन ये जो भी सिद्धांत लेते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके ही लेते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रेकिंग द लॉ, और कानून को तोड़ने का जो इच्छा है ये इस समय कम जाता है, ठीक है। कानून को डरना स्टार्ट कर देते हैं लोग, और जो भी कार्य करते हैं वो कानून के दायरे में रहकर ही करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज 4 ही है, तो इस स्टेज 4 में और डिटेल कुछ हम समझेंगे। स्टेज 1 एंड स्टेज 4 आर गिविंग द सेम रेस्पॉन्स। सिमिलरली इज द बोथ एग्री दैट ब्रेकिंग द लॉ इज़ रॉन्ग। तो इस पर्याय के जो लोग होंगे, जो बच्चे होंगे, ये पहले हेंज ने जो कार्य किया है इसको गलत मानेंगे, ठीक है, सेम रेस्पॉन्स देंगे। यानी कि गलत मानेंगे तो गलत बोलेंगे, सही है तो सही बोलेंगे, ठीक है। कानून को इसने तोड़ा है, तो इस पर्याय में सोशल सिस्टम मोरालिटी जब बच्चों में विकसित हो जाएगा तब ये बोलेंगे
हेंज ने जो किया ये बिल्कुल गलत किया। ठीक है। डिफरेंसेस इज फॉर स्टेज 1 द चाइल्ड कांट एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ रॉन्ग। तो स्टेज 1 में यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज में अगर हम देखेंगे, लेवल में अगर हम देखेंगे तो उसमें बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, बच्चा समझा नहीं पाता है कि उसने जो किया है ये क्यों गलत है और उसने जो किया है ये क्यों सही है। While stage 4 the adults are able to deliberate। और स्टेज 4 में क्या करते हैं, जो एडल्ट हैं, क्योंकि इस पर्याय में बड़े लोग हैं आप जानते हो, तो एडल्ट हो गए हैं, अब ये समझ गए हैं कि इन्होंने जो भी किया है, कोई अगर सिचुएशन में हेंज वाला सिचुएशन जैसा और नाव वाला सिचुएशन मैंने जो आपसे शेयर किया, उस सिचुएशन में जो भी कार्य करेंगे ये सही है कि गलत है, समाज के दृष्टिकोण से, कानून के दृष्टिकोण से ये क्या है, ये सही है तो क्यों सही है, ये गलत है तो क्यों गलत है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये अपना सिद्धांत लेते हैं। एजुकेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है, एजुकेशन शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और ये क्या करते हैं, गाइडलाइंस को, रूल्स को प्रतिपालन करने का प्रयास करते हैं। इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल स्कूल एज स्टूडेंट्स टू अटेंड स्कूल, क्योंकि इस समय में क्या होता है, ये सब के लिए अनिवार्य है कि वो स्कूल जाते हैं। रेस्पेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, दूसरों का जो संपद है, प्रॉपर्टी है, उसको भी ये रेस्पेक्ट करते हैं। वेयर अप्रोप्रिएट यूनिफॉर्म, स्कूल वाला एक डेडिकेटेड यूनिफॉर्म होता है, उसी को पहन करके बच्चे स्कूल जाते हैं। अप्रोप्रिएट शोज़ टू बी वर्न, और ये जो शो पहनना सही है, स्कूल जाते वक्त वही शो पहन करके जाते हैं। आपने देखा होगा शनिवार को ज़्यादातर स्कूलों में पीटी होता है और पीटी के लिए पीटी शूज़ पहन करके जाते हैं, सफ़ेद रंग का पोशाक पहन करके जाते हैं। बाकी दिनों में ये अलग प्रकार का जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, उसे पहन करके जाते हैं। तो ये एक सिस्टम है, उसको ये प्रतिपालन करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लेवल 3 है। अब लेवल 3 में क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। तो इसको अगर हम देखेंगे तो देखो, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी ये बड़े लोगों में, यंग एडल्ट्स डेवलप देयर ओन आइडियाज़ ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज़, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यूज़ है, जो ज्वलंत उदाहरण है, कोई घटनाक्रम है, उनको लेकर के ये चिंतित होते हैं, उनके बारे में अपना आइडिया, अपना ओन थिंकिंग को ये शेयर करना सीख जाते हैं। तो चलो पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी में क्या होता है, सबसे पहले हम उसे जानेंगे। तो इसका जो पहला वाला स्टेज है यानी कि स्टेज 5 है, इसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। अब ये कौन सा सही रास्ता है, कौन सा सही रास्ता नहीं है, गलत रास्ता है, राइट वे रॉन्ग वे पहचानना सीख गए हैं। At this stage, people begin to account for the differing values, opinions and beliefs of other people। इस पर्याय में लोग अपना जो सोच है, अपना विचार है, अपना विश्वास है, दूसरों का विश्वास है, दूसरों का विचार है, सबको सम्मान करना सीख जाते हैं, सबको सम्मान करना प्रारंभ कर देते हैं। रूल्स ऑफ लॉ आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अ सोसाइटी। और बच्चों को मालूम पड़ जाता है कि समाज को अगर बहुत ही शानदार तरीके का रहना है, समाज में अगर शांति बरकरार रखना है, समृद्धि बरकरार रखना है, तो रूल को मानना पड़ेगा, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को मानना पड़ेगा। बट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी शुड एग्री अपॉन दिस स्टैंडर्ड्स। और इनको ये विश्वास है कि बाकी जो समाज का सदस्य हैं ये सब इन सब नियमों को, कानूनों को प्रतिपालन करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेज 6 के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, लेवल 3 का स्टेज 6, जिसको यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स कहा जाता है या फिर एथिक्स भी कहा जाता है, ये किस पर आधारित है? यहाँ यानी कि ये जो स्टेज 6 है ये बहुत ही परिपक्वता होने के बाद ही हम अचीव कर पाते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने ऐसा किया है। ठीक है, बहुत कम लोग इस स्टेज में पहुँच पाते हैं, हम जैसे लोग तो शायद ही पहुँच पाएंगे। बेस्ड अपॉन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पर आधारित है। और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, विश्व के लिए क्या सही है वो सोचने वाला इंसान इस पर्याय में आता है। बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट फॉर यूनिवर्सल प्रिंसिपल एंड द डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल कॉन्साइंस, ये जो पर्याय है इसमें क्या करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं ना, जो भी ये पर्याय के लोग कहते हैं वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल पर आधारित होता है और सबका मंगल कामना करके, सबका भला सोच के ही लोग डिसीजन लेते हैं। टेक्स एन आइडियलाइज्ड लुक एट हाउ पीपल माइट कोऑर्डिनेट देयर इंटरेस्ट, इसमें एक ऐसा सिचुएशन, ऐसा दृष्टिकोण ही अपनाता है जिसमें सबका भला हो, सबका इंटरेस्ट
नष्ट ना हो, सबका इंटरेस्ट उसमें रक्षा हो। कुछ इस प्रकार डिसीजन सिद्धांत इस पर्याय में लिया जाता है। एट दिस स्टेज पीपल फॉलो दिस इंटरनलाइज्ड प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस इवन इफ दे कन्फ्लिक्ट विथ लॉज एंड रूल्स। अब क्या करते हैं, इस समय सीमा में लोग इंटरनलाइज्ड प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस यानी कि जो सबसे सही है, जो आंतरिक तौर से सही है न्याय का, उसे प्रतिपालन करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके ऊपर बात करना, फोकस करना, जोर देना आरंभ कर देते हैं। यदि लॉ के साथ, कानून के साथ, व्यवस्था के साथ इसका कन्फ्लिक्ट क्यों ना हो। जैसे कि कई सारे हमारे देश में ये कहना बड़ा शर्मनाक है, बलात्कार का जो केस है, घटनाएं हैं, हमने कई सारे देखा है। और ये सब चीज़ों को देखते देखते ना इतना दुख होता है कि आजकल तो मैं बिल्कुल न्यूज़ नहीं देखता हूँ। तो ये जो बलात्कार वाला घटना है उसमें क्या होता है, बलात्कारी को कुछ सज़ा मिलता है क्या, बोलिएगा कमेंट में आप बताइएगा कौन सा बलात्कारी को क्या सज़ा मिला है। तो ये बिल्कुल नहीं मिलता है। इसीलिए जब कोई घटना बड़ा ही गंदगीपूर्ण, बड़ा ही विवत्स घटना जब घटित होती है, तब पूरी देश एकजुट हो करके जो दोषी है उसको फांसी दो का मांग करता है। और उधर हमारे जो न्याय व्यवस्था है, जो जस्टिस सिस्टम है, ये कहता है भाई उसको हम कैसे फांसी दें, इसको मौका देना चाहिए जीने का। तो कुछ इस प्रकार हमारे व्यवस्था है। तो इंटरनलाइज कर देते हैं, यानी कि ये देखो सब लोगों को मालूम है कि ये जो हम हल्ला कर रहे हैं ना, डब्बा गोल हल्ला कर रहे हैं ना, फांसी दो, रस्सी लगे रस्सी लो, जो बलात्कारी को फांसी दो, कुछ इस प्रकार क्या क्या बोलते हैं, लेकिन वो इंटरनलाइज करके ही तो बोलते हैं, लेकिन वो असल में होता ही नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्टिंग होता है। कई बार क्या होता है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की होती है लोगों का, ठीक है। तो यही बात यहाँ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स में कहा जा रहा है, याद रखिएगा। डिफाइन द प्रिंसिपल्स बाय विच एग्रीमेंट विल बी मोस्ट जस्ट। ये प्रिंसिपल्स को, नियमों को कुछ इस प्रकार डिफाइन करते हैं, वर्णन करते हैं जो कि सबसे सही हो। इफ़ चिल्ड्रेन आर टू रिकॉग्नाइज देयर थिंकिंग दे मस्ट बी मोर एक्टिव। अगर बच्चों का जो सोच है, जो चिंतन है, उसको अगर हम सम्मानित करना चाहते हैं, दूसरों का सम्मान पाना चाहते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है। बच्चे इस प्रकार सोचना प्रारंभ कर देते हैं, हालांकि ये एडल्ट हो गए हैं, ठीक है। और इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल्ड कॉन्साइंस, ठीक है जी, याद रखिएगा। अब आगे हम जानेंगे क्रिटिसिज्म, यानी कि कोलबर्ग का जो थ्योरी है इसका भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म है। बहुत सारे अलग अलग लोगों ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया है। हालांकि आप जानते हैं कि जो भी थ्योरी, आप कोई भी थ्योरी को उठा करके आप देख लीजिए, पियाजे का थ्योरी आप देख सकते हैं, वाइगोट्स्की का थ्योरी आप देख सकते हैं, इवन पेवलोव का थ्योरी आप देख सकते हैं। तो इन सब थ्योरी का क्या है ना कुछ खामियां अवश्य ही रहती हैं। जिस प्रकार थ्योरी का एक पॉजिटिव साइड रहता है, बिल्कुल उसी प्रकार डार्क साइड, नेगेटिव साइड भी रहता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन से इनका जो थ्योरी है, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया है। ये क्वेश्चन है, डज मॉरल रीजनिंग नेसेसरीली लीड टू मॉरल बिहेवियर। यानी कि ये बिल्कुल हम नहीं कह सकते हैं कि मॉरल बिहेवियर यानी कि नैतिक आचरण, नैतिक आचार व्यवहार कोई व्यक्ति करता है, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई बालक, कोई बालिका करता है, करती है। तो इसके लिए क्या मॉरल रीजनिंग बिल्कुल आवश्यक है, नेसेसरी हो जाता है। और मॉरल रीजनिंग ही क्या मॉरल बिहेवियर को जन्म देती है? ये सही नहीं है, ये 100% ऑथेंटिक नहीं है। कोलबर्ग थ्योरी इज कंसर्न्ड विथ मॉरल थिंकिंग। हालांकि ये बात सही है, कोलबर्ग का जो थ्योरी है ये मॉरल थिंकिंग को बिल्कुल मद्देनजर रखते ही बनाया गया है। बट देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन नोइंग व्हाट वी ऑट टू डू वर्सेस आवर एक्चुअल एक्शंस। लेकिन ये बहुत ही क्या होता है, कई बार हम क्या कर रहे हैं ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए वो भी हम जानते हुए भी गलत कार्य कर देते हैं। यानी कि हमारा जो एक्शन है, जो कार्य हम करते हैं और जो हम दिमाग से सोचते हैं, वो कई बार क्या होता है, बिल्कुल एक दूसरे का विपरीत होता है। दूसरा जो क्रिटिसिज्म है इनका थ्योरी का, वो और एक क्वेश्चन के माध्यम से किया गया है। हम समझ सकते हैं उस क्वेश्चन को, इज जस्टिस द ओनली एस्पेक्ट ऑफ मॉरल रीजनिंग वी शुड कंसीडर। क्या हम सिर्फ और सिर्फ न्याय को ही एक मान सकते हैं जो मॉरल रीजनिंग यानी कि नैतिक चिंता भावना, नैतिक चिंतन को जन्म देती है, क्या इसे हम मान सकते हैं? Critics have pointed out that Kohlberg's theory of moral development overemphasizes the concept as justice when making moral choices.
क्रिटिक्स यानी कि इनका जो आलोचना करने वाले हैं, कोलबर्ग का थ्योरी का आलोचना करने वाले बताते हैं कि इन्होंने ज़्यादा ही जोर दे दिया है, बल दे दिया है मॉरल डेवलपमेंट को, मॉरल एथिक्स को ज़्यादा जोर दिया है जस्टिस पाने के लिए, जो कि सही नहीं है। क्योंकि मॉरल चॉइसेस कुछ और रहता है और प्रैक्टिकली लोग कुछ और कर बैठते हैं। फैक्टर्स सच एज कॉम्पैशन, अगर कुछ फैक्टर्स को हम देखेंगे जैसे कि कॉम्पैशन, किसी का अगर वीडियो बनाने में दिलचस्पी है, ठीक है, ट्रेन को सामने रखते हुए नाच करके गाना बनाने का शौक़ है, आजकल अद्भुत शौक़ आप देख रहे हैं लोगों को, ठीक है, नाव में चढ़ते हैं तो पानी के अंदर घुसा करके मोबाइल से ये फ़ोटो वीडियो बनाते हैं, बड़ा क्या क्या दिमाग वाले आ गए हैं। तो ये जो कॉम्पैशन है, किसी का क्या कॉम्पैशन है, किसी का क्या नहीं है, कोई गाली गलौज करके वीडियो छोड़ देता है, कोई नंगा पुंगा हो करके नाच कूद करके वीडियो छोड़ देता है। तो ये सब उसका क्या मॉरल चॉइसेस पर आधारित है? क्या ये जस्टिस पर आधारित है? क्या ये मॉरल रीजनिंग पर आधारित है? ये हम नहीं बता सकते हैं। एंड अदर इंटरपर्सनल फीलिंग्स में प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द मॉरल रीजनिंग, क्योंकि ये सिर्फ जस्टिस, न्याय ही मॉरल रीजनिंग, हम जो नैतिकता के आधार पर जो सोचते हैं उसको प्रतिफलित नहीं करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसे प्रभावित करती है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डज कोलबर्ग्स थ्योरी ओवर एम्फेसाइज वेस्टर्न फिलोसॉफी? क्या कोलबर्ग का ये जो सिद्धांत है, ये वेस्टर्न पश्चिमा जो विचारधारा है, पश्चिमा जो दर्शन है, इसे क्या ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज किया है? Individualistic cultures emphasize personal rights while collectivist cultures stress the importance of society and community. इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर जैसे कि पश्चिमा देशों में है, ये कुछ भी पहन सकते हैं भैया, जो कि हमारे यहाँ अगर पहन के घूमोगे तो बिल्कुल आपका विपद ही विपद है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे जो धूल मिट्टी है, हम जो गर्मी वाला देश में रहते हैं, आपका स्किन बिल्कुल काला काला पड़ जाएगा, ठीक है। मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, लोग जब एक स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उस स्मार्टफोन को बड़ा ही ढक ढुक करके रखते हैं, लेकिन अपना शरीर जो बहुत ही कीमती है, जो ये स्मार्टफोन से कई हज़ार गुना कीमती है, मैं इसे बता सकता हूँ, लेकिन उस स्मार्टफोन को तो लोग ढक करके रखते हैं, लेकिन अपना शरीर का ख्याल नहीं करते हैं, शरीर को पता नहीं क्यों मैला लगने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है, ये है भाई खुद का जो मर्जी वो करो, ये ज़्यादा जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है। और हमारे यहाँ, हमारे भारतवर्ष में अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ कलेक्टिविस्ट कल्चर है, यानी कि हम जो करते हैं वो हम मिलजुल करके करते हैं, ठीक है। कोई भी उत्सव हो, कोई भी त्यौहार हो, पूजा पाठ हो, ईद हो, मुहर्रम हो, क्रिसमस हो, इन सब को बड़ा ही मिलजुल करके, बिहू हो, पालन किया जाता है। तो हमारे यहाँ कलेक्टिविस्ट कल्चर है और उधर है इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, ठीक है। परिवार प्रथा भी उधर नहीं है, तो इसे ज़्यादा ओवर एम्फेसिस किया गया है, ये बिल्कुल सही बात है। ईस्टर्न कल्चर्स में हैव डिफरेंट मॉरल आउटलुक्स दैट कोलबर्ग्स थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर। और हमारे देश का ईस्टर्न जो कल्चर है, मिडिल ईस्ट का कल्चर अगर आप देखेंगे, एंटायर एशिया का कल्चर अगर आप देखेंगे तो उन लोगों से बिल्कुल अलग है। तो ये जो कल्चर है, ये कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर्स में बहुत ही शानदार स्कोर करना चाहते हैं और अपना प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आपको इंस्टॉल करना है सहज गुरु एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। आपको उस लिंक को क्लिक करना है और वहां से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है अपना फ़ोन में। सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल कीजिए, इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दे करके OTP के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। फिर आप पहले हमारे जो वीडियो डेमो क्लासेस है ना, उनको देखिए। इसके बाद आप पेपर 1 या पेपर 2 दोनों ही पेपर में से कोई एक कोर्स या फिर दोनों ही पेपर का कोर्स ले सकते हैं महज 599 रुपीज पे करके। इस कोर्स में आपको मिलेगा पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही पेपर के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट, बिल्कुल फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेगा, यानी कि 150 क्वेश्चन पूरा उसमें रहेगा। इसके साथ साथ PDF नोट्स, वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, सब कुछ आपको मिलेगा। डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हम आपके लिए अलग प्रोवाइड करेंगे। तो देर किस बात का, आपको तुरंत ही इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपना कोर्स ले लेना है। एक बात आपको ध्यान रखना है, अभी साइंस स्ट्रीम के लिए हमने कोर्स लॉन्च नहीं किया है। हम आशा करते हैं बहुत जल्द जिनका पेपर 2 साइंस है उनके लिए भी कोर्स स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, according to Lawrence Kohlberg's theory, performing an act and doing something because others approves it represents
डैश स्टेज ऑफ मॉरलिटी। आपको बताना है कोलबर्ग के जो नैतिक सिद्धांत हैं उस सिद्धांत के हिसाब से एक कार्य करना, एक एक्ट करना और कुछ दूसरे लोगों के लिए करना ताकि बाकी लोग इसे अप्रूव करें। ये कोलबर्ग का जो सिद्धांत है इसका किस पर्याय को, किस स्टेज को दर्शाता है? इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब? और ये सीटेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर 1 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पोस्ट कन्वेंशनल, ऑप्शन बी फॉर्मल कन्वेंशनल। तो याद रखना कोलबर्ग का जो स्टेज है या फिर जो लेवल है सिर्फ और सिर्फ 3 लेवल है और इन 3 लेवलों में फॉर्मल कन्वेंशनल नाम का कोई स्टेज या कोई लेवल नहीं है, तो इसे हम काट कर देंगे। ऑप्शन सी प्री कन्वेंशनल एंड ऑप्शन डी कन्वेंशनल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कन्वेंशनल। अब आपका मन में ये सवाल पैदा होगा कि कन्वेंशनल क्यों होगा? तो सबसे पहले हम और एक बार बारीकी से समझेंगे कि कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे राइट या रॉन्ग किसके मदद से सीखते हैं, किसके मदद से डिसीजन लेते हैं, क्या करना उनके लिए सही है गलत है, ये दूसरों के मदद से लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ देखो आदर्श अप्रूव सीट, बाकी लोग जब अप्रूवल देते हैं हाँ भाई आपको ये एक्ट करना है, ये परफॉर्म आपको करना है, तब जाकर के बच्चे करते हैं और ये कन्वेंशनल स्टेज में करते हैं, क्योंकि इस पर्याय में, इस स्टेज में बच्चों का उतना विकास, मॉरलिटी नहीं होता है कि वो खुद किस कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से किस एक्ट को करे, ठीक है, किसे रेस्पेक्ट करे, किसे डिसरेस्पेक्ट करे, वो खुद समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, और इसीलिए वो अलग लोगों का, दूसरे व्यक्तियों का रूल, दूसरे व्यक्तियों का जो कदम है इसे मान के, समाज का नॉर्म्स को मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। The Kohlberg's model of moral development has which of the following characteristics? अब आपको बताना है कि कोलबर्ग का जो मॉडल है यानी कि जो थ्योरी है नैतिक विकास का, ये नैतिक विकास का सिद्धांत का वैशिष्ट या फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या है निम्न में से? ऑप्शन ए स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोलबर्ग ने जो ये थ्योरी में स्टेजेस बताया है, ये स्टेजेस क्या है? ये स्टेजेस यूनिवर्सल है उनके हिसाब से। ठीक है, उनके हिसाब से ये जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है लॉरेंस कोलबर्ग, इन्होंने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, और जॉन पियाजे ने पहले इस जो नैतिकता की विकास वाले सिद्धांत को स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में इन्होंने अधूरा छोड़ के इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला थ्योरी पे चला गया। तो कोलबर्ग ने उस थ्योरी को कंप्लीट किया। ठीक है, और उनके हिसाब से जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, जो पर्याय है, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। When Raman was presented with Heinz dilemma, he responded that Heinz should not steal the money because stealing is a crime and doing so will cause disturbance in society. At which stage of moral reasoning is Raman at present? तो रमन नामक व्यक्ति से या बच्चे से जब हेंज डायलेमा यानी कि जो दवा वाला जो डायलेमा है, जो संकट का घड़ी है, इसको प्रेजेंट किया गया, तो बच्चा ने यानी कि रमन ने जवाब दिया कि हेंज को पैसा चुराना उचित नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि हेंज ने पैसा चोरी करके फिर वो दवा लाया था। ठीक है, तो ये बताया गया है, प्रेजेंट किया गया है। तो हेंज का ये जो कार्य है, इन्होंने इस कार्य को नकारा है, यानी कि हेंज ने ये जो क्राइम किया है, ये जो अपराध किया है चोरी करके, ये करना बिल्कुल गलत है और ये समाज में अस्थिरता पैदा कर सकता है। अब आपको बताना है कि रमन कौन सा पर्याय में है, कौन सा लेवल में है, कौन सा स्टेज में है मॉरल रीजनिंग का। ये क्वेश्चन 2022 का है, पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस को बारीकी से स्टडी करना। ऑप्शन ए ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। तो ये जो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन वाला पर्याय है, इसमें क्या होता है, दूसरे लोग बुरा भला कहेंगे, दूसरे लोग अगर रूल को मानेंगे नहीं तो
पनिश करेंगे, दूसरे लोगों को मानना चाहिए, ये वाला पर्याय में तो ये बिल्कुल नहीं आता, तो ये सही जवाब नहीं होगा। ऑप्शन बी इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, आप मुझे एक कलम दो, मैं आपको एक कलम देता हूँ, या मैं आपको एक पेंसिल देता हूँ, ये वाला है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, तो ये भी इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन का बात नहीं है। ऑप्शन सी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, तो यहाँ देखो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रमन ये विश्वास, ये उम्मीद नहीं लगा रहा कि समाज या फिर दूसरा कोई व्यक्ति उसको अच्छा कहेंगे, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन कहेंगे, तो ये भी इस पर्याय का अंतर्भुक्त नहीं है। ऑप्शन डी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कि ये लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन वाला पर्याय में आता है, क्योंकि यहाँ कानून को मद्देनज़र रखते हुए रमन ने ये अपना डिसीजन दिया है, अपना मॉरल रीजनिंग, मॉरली चिंतन करके ये बताया है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर लेव वाइगोट्स्कीज आइडियाज़। तो लेव वाइगोट्स्की का कथन अनुसार, आइडिया धारणा अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए सोशल आइसोलेशन कंट्रीब्यूट्स टू लर्निंग, क्या वाइगोट्स्की ने यह कहा है कि सोशल आइसोलेशन, सामाजिक तौर पे अगर हम अलग थलग होकर रहेंगे तो हम बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे। बिल्कुल गलत बात है। वाइगोट्स्की का मानना है हम जो भी सीखते हैं वो समाज से सीखते हैं, इंटरेक्शन की मदद से सीखते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी चिल्ड्रन लर्न बेस्ट विदाउट सपोर्ट ऑफ अदर्स। अच्छा, बच्चे दूसरों का सपोर्ट से ही बढ़िया तरीके से अधिगम करते हैं, सीखते हैं। क्या ये सही बात है? अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की बच्चे दूसरों की मदद से बढ़िया तरीके से सीखते हैं, अधिगम करते हैं, तो ये भी कथन गलत है। ऑप्शन सी क्यूज एंड हिंट्स इम्पेड पेस ऑफ लर्निंग, अगर हम बच्चे को या फिर किसी को भी कोई सवाल, कोई समस्या है और उस समस्या को लेकर के हिंट्स उसको शेयर करते हैं, क्यूज़ उसको बताते हैं, इशारा देते हैं कि आपको ऐसा करने से ये समाधान मिल जाएगा, तो ये बहुत ही जो अधिगम का गति है इसे बढ़ा देती है। क्या ये सही कथन है? अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की ये भी सही कथन नहीं है। ऑप्शन डी कल्चरल टूल्स कंट्रीब्यूट टू द लर्निंग प्रोसेस, यस दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वाइगोट्स्की के अनुसार, वाइगोट्स्की का जो थ्योरी है उस थ्योरी के अनुसार कल्चरल टूल्स जो सांस्कृतिक गतिविधि है, समाज के साथ मिल कर के रहना है, मोर नॉलेजेबल आदर, समाज में अलग अलग लोगों के साथ बातचीत करना है, वार्तालाप करना है, इसी प्रकार जब बच्चा या कोई करता है तब वो अलग अलग चीज़ों को बहुत ज्ञान प्राप्त करता है, अलग अलग चीज़ों को सीखता है। ठीक है, और इससे अधिगम बहुत सशक्त रूप से पूर्ण रूपेण होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन अकॉर्डेंस विथ लेव वाइगोट्स्की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रमोट्स लर्निंग। वाइगोट्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का पद्धति शिक्षण को, अधिगम को ज़्यादा प्रमोट करता है। ऑप्शन ए पैसिव इमिटेशन, यहाँ सीटेड और एक बार लिखा है पैसिव इमिटेशन, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। पैसिव इमिटेशन से लर्निंग यानी कि अधिगम ज़्यादा नहीं होता है, बेहतरीन नहीं होता है। ऑप्शन बी कोऑपरेटिव लर्निंग, यस दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि देखो वाइगोट्स्की कहते हैं कि हम समाज के साथ मिल करके कार्य करके सीखते हैं चीज़ों को, इसीलिए कोऑपरेटिव लर्निंग होगा सही जवाब। क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या करता है, कोई टीचर अगर 4-5 स्टूडेंट का ग्रुप कुछ इस प्रकार इन्होंने ग्रुप किया, इनको बना करके क्या किया, सबको एक टास्क दे दिया, अब सब इस टास्क, ये जो सलूशन है, ये जो प्रॉब्लम दिया है, ये मिल करके करेंगे। तो इस प्रकार जब करते हैं तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, और एक दूसरे के साथ डिस्कस करने से चीज़ें और क्लियर होती है, और इस प्रकार एक दूसरे का ज्ञान क्या होता है हम प्राप्त कर सकते हैं और हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग होगा इसका सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज़ नॉट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग इन हिज थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग। तो लॉरेंस कोलबर्ग का जो मॉरल रीजनिंग थ्योरी है, इसमें निम्न में से कौन सा स्टेज को प्रपोज नहीं किया गया है? नॉट शब्द है, गौर कीजिएगा।
ऑप्शन ए कन्वेंशनल स्टेज, ये कन्वेंशनल स्टेज या फिर लेवल को कोलबर्ग ने प्रपोज किया है। ऑप्शन बी अनकन्वेंशनल स्टेज। अच्छा, अनकन्वेंशनल स्टेज नाम का कोई स्टेज आपने पाया है क्या? इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया है, जो क्लास 3 है शायद, उस क्लास में आप देखिएगा अनकन्वेंशनल स्टेज नाम का कोई स्टेज नहीं है। ठीक है, तो यही होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, इन्होंने प्रपोज किया हुआ है, और प्री कन्वेंशनल स्टेज भी प्रपोज किया हुआ है। सबसे पहला स्टेज है प्री कन्वेंशनल, इसके बाद वाला है कन्वेंशनल, और लास्ट वाला है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, At which stage of Lawrence Kohlberg's theory of moral development do children ignore the intention of others and instead focus on the fear of authority and negative consequences? तो कोलबर्ग के जो नैतिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा जब दूसरों का क्या करता है, इंटेंशन को, दूसरे लोग उसको गौर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये अवॉइड करता है। ठीक है, इसको अवॉइड करके बच्चा क्या करता है, अथॉरिटी को यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को समझता है, और इसका जो दुष्परिणाम है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, ये बच्चा समझ जाता है। तो ये कौन सा स्टेज में होगा, किस स्टेज में ये होता है कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत का? ऑप्शन ए पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। यस, दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इस पर्याय में ही बच्चा क्या करता है, मोरली यही सोचता है कि हम अगर नहीं करेंगे तो हमें पिताजी मार सकते हैं, डांट सकते हैं, माँ डांट सकती हैं, समाज के लोग हमें बुरा कह सकते हैं, क्योंकि ये पनिशमेंट और ये ओबीडियंस ओरिएंटेशन वाला पर्याय में ही होता है। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में ये नहीं होता है। लोग अच्छा कहेंगे, अच्छा बोलेंगे, ये उम्मीद करते हैं बच्चे। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में कानून को मद्देनज़र रख करके ये कार्य किया जाता है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में सामाजिक गतिविधियों को, समाज में क्या मान्य है, क्या मान्य नहीं है, ठीक है, इसे मान करके आगे बढ़ा जाता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, At which stage of Lawrence Kohlberg's moral development theory do individuals reason that human rights and justice is most important even if they go against the societal laws? किस पर्याय में लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत का लोग आकर के, या बच्चा आकर के ये सोचता है कि ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार और न्याय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ये समाज का कानून से, सोसाइटल लॉ से भी अगेंस्ट में क्यों ना चली जाए, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इस पर्याय में लोग या बच्चा ये नहीं सोचता है। ठीक है, यहाँ देखो अगेंस्ट सोसाइटल लॉ, यहाँ ह्यूमन राइट्स को सबसे ऊपर रखा जाता है, तो ये लास्ट वाला पर्याय होगा। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन भी नहीं होगा, अथॉरिटी एंड सोसाइटल या सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन भी नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। ठीक है, At universal ethical principles orientation stage of Lawrence Kohlberg's moral development theory, does individuals reason that human rights and justice is most important even if they go against the societal laws? At this stage, universal and abstract values such as dignity, respect, justice, and equality are the guiding force behind the development of a personally meaningful सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स। इस पर्याय में एथिकल प्रिंसिपल्स को ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, एथिक्स के अनुसार कार्य किया जाता है। एक अन्याय हुआ है तो उसको न्याय कैसे भी करके दिलाया जाए, इस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एट विच लेवल ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग्स मॉरल रीजनिंग डू चिल्ड्रेन टिपिकली बिलीव दैट पीपल शुड लिव अप to the expectations of the society and behave in good ways? तो कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत के अनुसार किस पर्याय में लोग या बच्चा ये सोचना प्रारंभ करता है कि हमें ऐसा रहना चाहिए, ऐसा बिहेव करना चाहिए ताकि समाज का एक्सपेक्टेशन हम पूर्ण कर सके, और समाज के साथ ऐसा हम बिहेव करें, अच्छी तरीके से बिहेव करें, ताकि लोग हमें अच्छा कहें। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इसका मतलब होता है। तो ये कौन सा पर्याय में होता है? ठीक है, याद रखिएगा,
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्री ऑपरेशनल लेवल, या फिर क्या होगा, प्री कन्वेंशनल लेवल होगा यहाँ। ठीक है जी। ऑप्शन ए, चलो हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्री ऑपरेशनल लेवल। अच्छा, कोलबर्ग का जो थ्योरी हमने डिस्कस किया है उसमें क्या प्री ऑपरेशनल लेवल नाम का कोई लेवल है? बिल्कुल नहीं, इसको हम डिडक्ट करेंगे, काट करेंगे। पोस्ट ऑपरेशनल लेवल, ये भी गलत है। पोस्ट ऑपरेशनल लेवल नाम का कोई लेवल कोलबर्ग ने अपना थ्योरी में नहीं दिया है। ऑप्शन सी प्री कन्वेंशनल लेवल, हाँ प्री कन्वेंशनल लेवल के बारे में बात किया है, लेकिन यहाँ जो समाज के हिसाब से बिहेव करने का बात नहीं है। ऑप्शन डी कन्वेंशनल लेवल, तो कन्वेंशनल लेवल हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्योंकि इसी लेवल में क्या करते हैं बच्चे, सोसाइटी के अनुसार गुड वेज में बिहेव करना पसंद करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कैरोल गिलिगन हैज़ क्रिटिक्ड कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो कैरोल गिलिगन ने कोलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है इसे समालोचना किया है। किस रीज़न से समालोचना किया है? तो याद रखिएगा, कैरोल गिलिगन हैज़ क्रिटिक्ड कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट फ्रॉम ए फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो कैरोल गिलिगन ने एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया है, समालोचना किया है, इस थ्योरी का आलोचना किया है। कैरोल गिलिगन, ए फेमिनिस्ट theorist and psychologist, presumes that the morality of a woman is merely different from that concerning man's, and that it is not at all inferior as her male counterparts claim it to be. गिलिगन कहते हैं कि एक स्त्री का जो विचार है, एक स्त्री का जो नैतिकता है, ये पुरुष से अलग होता है, क्योंकि पुरुष जो सोचते हैं वही जो महिला सोचती है ये नहीं है। कई बार पुरुष महिलाओं का अधिकार का भी हनन कर देते हैं और महिलाओं को इन्फीरियर मानते हैं। गिलिगन फेल्ट दैट वीमेन वेंट थ्रू द सेम 3 स्टेजेस। गिलिगन ये कहते हैं कि प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ये तीनों पर्याय से महिलाओं भी पार होके जाती है। महिलाओं भी इन तीनों जो स्टेजेस से या फिर लेवल से इनको अतिक्रम करके ही जाती है, विकास होती है महिलाओं का भी। तो कोलबर्ग के अनुसार, बट व्हाट दैट वीमेन रीज़न डिफरेंटली दैट मैन, ये कहते हैं कि लेकिन जो महिला है ये थोड़ा अलग प्रकार से पुरुषों से सोचते हैं। ड्यू टू हैविंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन मॉरल इश्यूज़, क्योंकि पुरुष में और स्त्रियों में हो सकता है अलग प्रकार का नैतिकता हो, ये कैरोल गिलिगन का कहना है। चलो ऑप्शंस को देखते हैं। फॉर यूजिंग केस स्टडी एज द रिसर्च मैथड, दिस इज़ रॉन्ग, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ऑप्शन बी फ्रॉम ए सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, ये सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में ने भी गिलिगन ने इसे क्रिटिसाइज़ नहीं किया है। ऑप्शन सी फ्रॉम ए फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, यस दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि कैरोल गिलिगन ने इस थ्योरी को एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से क्रिटिसाइज़ किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ एजर्शन ए और रीज़न नीचे दिया गया है, क्या सही होगा आपको बताना है। एजर्शन ए में है, इन लॉरेंस कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी चिल्ड्रन मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग consequences ऑफ एक्ट्स टू डिटरमाइन वेदर दे आर गुड और बैड टू अंडरस्टैंडिंग दैट रूल्स एंड लॉज आर फ्लैक्सिबल एंड कैन बी चेंज्ड। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कोलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत में बच्चा सोचता है, ठीक है, बच्चा का जो सोच है ये अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस, घटनाक्रम को समझते हुए, कार्यकलाप को समझते हुए आगे बढ़ता है। क्या ये सही है या गलत है, इसे समझते हैं, और ऐसा रूल और लॉज जो कि बाद में चेंज भी किया जा सकता है, ये बच्चा धीरे धीरे सीखता है। पहले तो बच्चा को लगता है ये रूल्स को बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में धीरे धीरे बच्चा को ये प्रतीत होता है या महसूस होता है कि रूल्स को भी कहीं ना कहीं बाद में चेंज किया जा सकता है। ठीक है जी। इसका रीज़न, कारण ये बताया जा रहा, लॉरेंस कोलबर्ग आर्ग्यूज दैट मॉरल डेवलपमेंट ऑकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। तो इसका कारण ये दिया जा रहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग बताते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास
स्टेज के माध्यम से होता है, यानी कि प्रोग्रेसिवली होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ये बिल्कुल कथन सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये दोनों ही जो एजर्शन है ये भी सही है और इसका जो कारण है, जो रीज़न दिया गया है, ये भी सही जो एजर्शन है उसको दर्शा रहा है। तो सी होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, at what stage are children self-centered and see their own benefit in doing something? तो कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत को अगर हम देखेंगे तो उस नैतिक सिद्धांत के हिसाब से किस पर्याय में, किस स्टेज में बच्चा आत्मकेंद्रिक होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है और सिर्फ एक बच्चा अपना ही खुद का जो फ़ायदा है उससे ज़्यादा तवज्जो देता है। तो चलो एक एक करके हम ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए, एट द थर्ड स्टेज in the second level. Option B, at the fifth stage in the third level. Option C, at the first stage in the first level. Option D, at the second stage in the first level. तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एट द सेकेंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल। कॉन्वेंशनल स्टेज का जो पहला लेवल है, यानी कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यहाँ बच्चा क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है और खुद का जो बेनिफिट है, कुछ करने से उसको बेनिफिट होगा, नुकसान होगा, ये खुद सोचता है, ज़्यादा इस पर बल देता है। ठीक है, चलो एक एक करके हम ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए, एट द थर्ड स्टेज इन द सेकेंड लेवल। ऑप्शन बी, एट द फिफ्थ स्टेज इन द थर्ड लेवल। ऑप्शन सी, एट द फर्स्ट स्टेज इन द फर्स्ट लेवल। ऑप्शन डी, एट द सेकेंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन द सेकेंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल। ठीक है, तो ये क्यों होगा सही, चलो एक एक करके हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे। तो लेवल को हम देख लेते हैं। सबसे पहला वाला लेवल क्या है, प्री कन्वेंशनल लेवल। तो ये जो प्री कन्वेंशनल लेवल है, ये 0 से लेकर के 9 ईयर्स तक जो उम्र के बच्चे हैं ये इसमें आते हैं अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। और इसमें जो 2 स्टेज है, पहला वाला स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज, ठीक है। दूसरा है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। और इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज वाला जो पर्याय है, उसी में क्या होता है, बच्चे सेल्फ सेंट्रिक होते हैं। इंडिविजुअलिज्म व्यक्तित्व उनका विकास होता है और ये बदला बदली करना, आप मुझे एक कलम दो, मैं आपको एक कॉपी देता हूँ, कुछ इस प्रकार का मेंटेलिटी उसमें रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और कन्वेंशनल मेंटेलिटी यानी कि जो दूसरा पर्याय है, ये अर्ली एडोलसेंस टू एडल्टहुड चलने वाला पर्याय है। इसमें स्टेज 3 में आता है डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी कि दूसरों के साथ संपर्क अच्छा करने का जो तत्परता है ये बढ़ता है बच्चों में। और स्टेज 4 में है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, सामाजिक ऑर्डर को पालन करने का मेंटेलिटी रहता है। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में सम एडल्ट्स रेयर, क्योंकि ये बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, सब लोग लालची हैं, आप जानते हो, हम भी लालची है भाई, सब उसी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। तो स्टेज 5 में है सोशल कॉन्टैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। यहाँ क्या होता है, समाज का जो सिद्धांत है, समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये ध्यान दिया जाता है। खुद का नुकसान भले ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा डिसीजन यहाँ व्यक्ति लेता है जो समाज के लिए अच्छा हो, जो व्यक्तिगत अधिकार के लिए अच्छा हो। और स्टेज 6 में है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। ये तो बिल्कुल बहुत कम लोग ही टच कर पाते हैं, सबके लिए बराबर सोचने वाले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन प्रेजेंटेड विथ हेंज डायलेमा अरुणिमा रीजन्स। तो हेंज का डायलेमा को जब अरुणिमा नामक स्टूडेंट के सामने दर्शाया गया तो अरुणिमा ये बताती है द लॉ वॉज नॉट सेट अप फॉर दिस सर्कमस्टेंसेस। इसके लिए कोई कानून, इस प्रकार के जो परिस्थिति है, इन परिस्थितियों के लिए कोई कानून बना नहीं हुआ था। टेकिंग द ड्रग इन द सिचुएशन इज़ नॉट रियली राइट। इस पर्याय में, इस अवस्था में ड्रग को इस प्रकार चोरी करके ले जाना सही नहीं है। बट इट्स जस्टिफाइड, लेकिन ये हम सही मान भी सकते हैं, इसका एक बिल्कुल ऑथेंटिक रीज़न भी है।
Which stage of moral development is अरुणिमा according to the theory of Lawrence Kohlberg? देखो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना ये स्टेजेस में से ही पूछा जाता है, इसीलिए कोलबर्ग का जो थ्योरी है इसका स्टेजेस बड़ा ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि थोड़ा इधर उधर है ना, लगभग हर एक स्टेज में मिलान आप देखने को पाओगे। ठीक है, इसीलिए बड़ा ध्यान से आपको क्वेश्चंस करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, चलो ऑप्शन से एक एक करके हम देख लेते हैं। ये पिछले साल क्वेश्चन आया था जुलाई 2024 का जो सीटेट एग्जाम हुआ था पेपर 1 में। ऑप्शन है मॉरलिटी ऑफ कंट्रास्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड ऑफ डेमोक्रेटिकली और डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यही है इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए, क्योंकि इसी पर्याय में मॉरलिटी या फिर मॉरल रीजनिंग का इस पर्याय में जब रीजनिंग करते हैं, कोई चीज़ का कारण ढूंढते हैं, तो इंडिविजुअल राइट्स जो व्यक्तिगत अधिकार हैं इसको ज़्यादा बल दिया जाता है बच्चों द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है। अगर हम लेवल 1 को देखेंगे तो लेवल 1 में है प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, लेवल 2 में क्या है कन्वेंशनल मॉरलिटी। बार बार हम इन चीज़ों को दोहराएंगे ताकि आपको याद आ जाए। लेवल 3 में है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। ठीक है, तो लेवल 1 का जो 2 स्टेज है, एक स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यहाँ बच्चा ऐसा वर्तव करता है जिससे उसको डांट ना पड़े। और स्टेज 2 में है इंडिविजुअल इंटरेस्ट बिहेवियर, ऐसा कुछ बच्चा करता है कि अदला बदली करता है। ठीक है, एक्सचेंज वाला उसमें पैदा हो जाता है, उसको बहुत अच्छा लगा है उसका दोस्त का कलम, तो वो मांगेगा उसको तुम अपना वाला दे दो, मेरा वाला ले लो, कुछ इस प्रकार सोचते हैं। लेवल 2 में है कन्वेंशनल मॉरलिटी। यहाँ क्या होता है, स्टेज 3 में है इंटरपर्सनल बिहेवियर ड्रिवन बाय सोशल अप्रूवल, समाज जिसे अच्छी मानती है, अच्छा मानता है, उसे करने का तत्परता उसमें देखने को मिलता है। स्टेज 4 में है अथॉरिटी बिहेवियर ड्रिवन बाय ओबेइंग अथॉरिटी एंड कन्फर्मिंग टू सोशल ऑर्डर, समाज का ऑर्डर को मानता है और अथॉरिटी यानी कि दूसरे किसी का, मान लो पिता माता का या फिर समाज का और किसी का कानून का, उसमें क्या होता है वो ख्याल रखता है। ठीक है, और उसके अनुसार कार्य करता है। लेवल 3 में है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। यहाँ स्टेज 5 में है सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिहेवियर ड्रिवन बाय बैलेंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड इंडिविजुअल राइट्स। यहाँ इंडिविजुअल राइट्स को भी ध्यान में रख करके बच्चा डिसीजन लेना प्रारंभ कर देता है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, समाज का जो सिद्धांत है, समाज का जो नैतिकता है, समाज में क्या करना सही है, क्या करना गलत है, इसे भी मान करके बच्चा कार्य करना प्रारंभ कर देता है। और 6 में है स्टेज यूनिवर्सल एथिक्स। यहाँ बिहेवियर, एक व्यक्ति का, एक बच्चा का बिहेवियर ऐसे ड्रिवन होता है, इंटरनल मोरलिटी के अनुसार वो ड्रिवन होता है, अपना मन में वो क्या सही है क्या गलत है वो खुद डिसाइड करना सीख जाते हैं। और इसमें ये ऐसा कुछ डिसीजन लेते हैं जो खुद के लिए हानिकारक हो, लेकिन वो दूसरों के लिए, जस्टिस के लिए वो ले लेते हैं। ठीक है, ये पर्याय बहुत कम लोग छू पाते हैं, मैंने पिछले एक क्वेश्चन में भी कहा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ए चाइल्ड रीजन्स। यहाँ एक बच्चा क्या कर रहा है, कारण दे रहा है। एक बच्चा रीज़न दे रहा है, कारण दे रहा है। बच्चा क्या बताना चाह रहा है, देखो, यू डू दिस फॉर मी, आप मेरे लिए ये करो, एंड आई विल डू दैट फॉर यू, मैं आपके लिए वो करूँगा। ठीक है, यहाँ बच्चा क्या बता रहा है जी, यहाँ बच्चा बता रहा है कि आप मेरे लिए ये करो, मैं आपके लिए वो करूँगा या करूँगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार का कार्य यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो बताया गया है। इन व्हिच स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स मॉरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फेल। अब आपको ये बताना है कि कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत का किस पर्याय में यह बच्चा होगा। ठीक है, ऑप्शन है द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। यहाँ पनिशमेंट का कोई कारण नहीं है तो ये सही नहीं होगा। यहाँ पनिशमेंट के डर से ये आप मेरे लिए ये करो, मैं आपके लिए वो करता हूँ, ये नहीं कह रहा बच्चा। ऑप्शन बी द गुड बॉय गुड गर्ल। यहाँ गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन भी नहीं है, अच्छा भला बनने के लिए कोई कार्य बच्चा यहाँ नहीं कर रहा है। बच्चा सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहा है और एक्सचेंज वाला थॉट बच्चा का मन में आ गया है, इसीलिए कर रहा है। यहाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन भी नहीं है, यहाँ समाज का कोई बात नहीं आया है। यहाँ इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन होगा सही जवाब, क्योंकि इसी पर्याय में, इसी स्टेज में बच्चा इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, अपना पसंदीदा चीज़ों को, और दूसरों से शेयर भी करता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेशन इससे कहा जाता है। ठीक
ठीक है, आप मेरे लिए ये करो, आप मुझे ये दो, मैं आपको वो दूंगा, ये एक्सचेंज वाला बात है। तो एक्सचेंज वाला बात जब होगा तो इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन पर्याय में आएगा, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का भी सही उत्तर हमें बताना है। लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स। तो लॉरेंस कोलबर्ग का ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसे बहुत अलग अलग प्रकार से सेवरल काउंट्स में क्रिटिसाइज किया गया है, समालोचना इसका किया गया है। Which of the following statements is correct in the context of this criticism? ये जो समालोचना है, निम्न का जो कथन है, इनमें से किस कथन के अनुसार ये सही है? ऑप्शन ए, कोलबर्ग हैज़ बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरीली ऑन ए मेल सैंपल। तो कोलबर्ग ने ये जो स्टडी किया है ये मेल सैंपल है। क्या है? एक मेल है, एक बालक है, एक पुरुष है, उस पर आधारित इन्होंने ये बेस बना करके इन्होंने थ्योरी दी है। तो बहुत सारे फेमिनिस्ट लोगों का मानना है कि ये तो भाई गलत है, महिलाओं को भी इनको पूछना चाहिए था। इन्होंने जो भी स्टेटमेंट लिया है, जो भी फीडबैक लिया है, वो सारा का सारा पुरुषों से लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। डियर स्टूडेंट्स, हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा जो हमने वीडियो में डिस्कस किया है। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा या फिर आपका मन में कोई डाउट, कोई क्वेरीज है, तो आप हमारे इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में बेझिझक अपना क्वेरीज, अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।